हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि आप इस टेंस का यूज़ कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कब करते हैं। सो फ्रेंड्स, we use future indefinite tense whenever we talk about an action that has not taken place yet and that is going to happen in future. It means जब भी हम किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो अभी तक हुआ नहीं है बल्कि फ्यूचर टाइम में होने वाला है। तो फ्यूचर का मतलब ये होता है जो अभी हुआ नहीं है, जो अभी होने वाला है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम वो पहचान देख लेते हैं जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं कि इसमें हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है सेंटेंस को देख के। तो जो हमारा हिंदी वाला सेंटेंस होता है उसमें जो एक्शन होगा यानी कि जो क्रिया होगी उस क्रिया में डायरेक्ट जुड़ा रहेगा गा गी गे। वैसे तो फ्यूचर के सभी टेंसेस के लास्ट में गा गी गे आता है, लेकिन फ्यूचर इनडेफिनिट और फ्यूचर के बाकी सब टेंसेस में यही अंतर है कि जो फ्यूचर का इनडेफिनिट टेंस होता है इसमें जो हमारा वर्ब है इसके तुरंत बाद गा गी गे जुड़ा रहता है, और फ्यूचर के जो अदर टेंसेज हैं जैसे कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें होगा, होगी और होंगे आता है। होगा, होगी, होंगे आता है फ्यूचर के अदर टेंसेज में, लेकिन फ्यूचर इनडेफिनिट में ये इसमें हो नहीं आएगा, केवल इसमें गा गी गे उसी वर्ब में जुड़ा रहेगा। अब जैसे काम हो रहा है जाने का तो जाएगा, जाएगी, जाएंगे, जाऊंगा, इस तरह का सेंटेंस होगा। या फिर अगर काम हो रहा है खाने का तो खाएगा, खाएगी, खाएंगे, खाऊंगा, तो इसमें हो नहीं आया, होगा, होगी, होंगे इसमें नहीं आएगा, इसमें क्रिया में सीधे गा गी गे जुड़ा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है। एंड आई थिंक ये फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब सभी को हमेशा याद रहता है, ये कभी नहीं भूलता है, क्योंकि जब कभी फ्यूचर की बात होती है तो हमारे माइंड में तुरंत ही विल या शैल आ जाता है। तो जब भी हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं फ्यूचर के सभी टेंसेज में विल या शैल का यूज़ किया जाता है, लेकिन अब जैसे कंटिन्यूअस हो गया तो इसमें बी जुड़ जाता है, विल बी, शैल बी। परफेक्ट है तो हैव जुड़ जाता है, विल हैव, शैल हैव। और परफेक्ट कंटिन्यूअस है फ्यूचर का तो उसमें हैव बीन जुड़ जाता है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। लेकिन इनडेफिनिट में केवल हमें विल या शैल का यूज़ करना है। और फ्रेंड्स, ये ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसका यूज हम नंबर के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, एक वचन बहुवचन के अनुसार हम विल या शैल का यूज नहीं करते हैं, बल्कि इसका यूज हम करते हैं पर्सन के अकॉर्डिंग। विल या शैल का यूज पर्सन के अकॉर्डिंग करते हैं। और आपको पर्सन के बारे में पता होगा कि जो पर्सन हमारे होते हैं तीन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जब हम अपनी बात करें यानी कि मैं या हम, ये दो होते हैं फर्स्ट पर्सन। जो बात को कह रहा है वो फर्स्ट पर्सन है और जो बात को सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो है थर्ड पर्सन। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसमें तीन पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, आई या वी आता है, और सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, और आई, वी और यू को छोड़ के बाकी सभी प्रोनाउन थर्ड पर्सन में आते हैं। अब ये विल या शैल को यूज करने का रूल क्या है कि जब भी सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज करते हैं। जब भी सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का होता है तो उसके साथ हम शैल का यूज करते हैं, और जब सेकेंड या थर्ड पर्सन का होता है तो विल का यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन में केवल आई वी ही आता है, तो आई वी के साथ हम यूज करते हैं शैल का, और आई वी को छोड़ के जो भी कोई सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हमें विल का यूज करना होता है। तो ये बहुत ही इजी टेंस है फ्रेंड्स। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल से केवल इसको समझेंगे, क्योंकि इसके फॉर्मूला तो आपको बताए गए हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, इन सभी का जो फॉर्मूला बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग इसे हमें ट्रांसलेट करना होगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैं कल अपनी मम्मी के लिए बाजार से एक साड़ी खरीदूंगा।
मैं कल अपनी मम्मी के लिए बाजार से एक साड़ी खरीदूंगा। तो देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है। तो मैं कोई काम कब करूंगा? कल करूंगा। यहाँ पे आने वाले कल की बात हुई। ये साड़ी खरीदने का जो काम है ये कल होगा। तो इसका मतलब है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें जो एक्शन हो रहा है खरीदने का, इसमें सीधे यहाँ पे गा जुड़ा हुआ है। इसमें होगा, होगी, होंगे भी नहीं आया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे जब अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव और नेगेटिव ये दो टाइप के सेंटेंस हमेशा स्टार्ट किससे होते हैं? सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट इसमें मैं है। और इसके तुरंत बाद देखेंगे सब्जेक्ट हमारा आई है और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्रेंड्स ये झमेला नहीं है कि इसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। ये केवल प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट स्टार्टिंग के केवल दो टेंसेज में ऐसा होता है जिसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं। अब इसके बाद जो 10 टेंसेज बचे हुए हैं उन सभी टाइप के सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो। तो सभी टाइप के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो अब आई के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज करेंगे, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, हम अपनी बात कर रहे हैं कि मैं खरीदूंगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शैल आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी जो इसमें काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है? खरीदने का। तो यहाँ पे बाय या फिर परचेज का यूज कर सकते हैं। तो आई शैल बाय, मैं खरीदूंगा। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो अपनी मम्मी के लिए इसकी अंग्रेजी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपको फॉर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई शैल बाय, और या फिर अगर आप चाहें तो इस फॉर का भी यूज कर सकते हैं। तो बाय के बाद अब क्या खरीदूंगा ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई शैल बाय एक साड़ी, यानी कि अ साड़ी। आई शैल बाय अ साड़ी, मैं एक साड़ी खरीदूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मैं किसके लिए खरीदूंगा। तो यहाँ पे बताया गया कि अपनी मम्मी के लिए, तो फॉर माई मदर लिख सकते हैं, फॉर माई मदर, या फिर माई मॉम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। आई शैल बाय अ साड़ी फॉर माई मदर, मैं अपनी मम्मी के लिए एक साड़ी खरीदूंगा। अब इसमें क्या बचा कि बाजार से, बाजार से के लिए क्या हो जाएगा? फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम मार्केट। तो आई शैल बाय अ साड़ी फॉर माई मदर फ्रॉम मार्केट। और कल यहाँ पे आया हुआ है, और जब भी कल आता है तो कल की तो दो अंग्रेजी होती है, एक होता है टुमारो और एक होता है यस्टरडे। लेकिन जब भी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आया होगा तो कल की अंग्रेजी हमेशा आपको टुमारो ही लगाना है। तो यहाँ पे आप टुमारो का यूज कर देंगे। तो अब सेंटेंस हमारा बन गया कि आई शैल बाय अ साड़ी फॉर माई मदर फ्रॉम मार्केट टुमारो। अब इसके बाद फ्रेंड्स इसका हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा है कि मेरे दादाजी कल मुझे परियों की एक कहानी सुनाएंगे। तो सबसे पहले कौन सुनाएगा? आंसर मिला मेरे दादाजी। जब कौन लगा के क्वेश्चन किया गया तो सब्जेक्ट हमें पता चल गया, यानी कि माय ग्रैंडपा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, माय ग्रैंडपा। अब ग्रैंडपा यहाँ पे कौन से पर्सन है ये पता लगाने के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन और मेरे दादाजी थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के साथ हम किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें विल का यूज करना है। माय ग्रैंडपा विल, अब सुनाएंगे, यहाँ पे वर्ब हमारा है सुनाना, और कहानी सुनाने के लिए हम टेल का यूज करते हैं। तो माय ग्रैंडपा विल टेल, मेरे दादाजी सुनाएंगे। अब इसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो किसे लगाने पता चलेगा, किसे सुनाएंगे? मुझे, यानी कि यहाँ पे मी होना चाहिए। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या सुनाएंगे? परियों की एक कहानी, यानी कि अ फेयरी टेल। परियों की एक कहानी के लिए आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं अ फेयरी टेल। तो माय ग्रैंडपा विल टेल मी अ फेयरी टेल, मेरे दादाजी कल मुझे परियों की एक कहानी सुनाएंगे। तो कल के लिए यहाँ पे हो जाएगा टुमारो। यहाँ भी कल की बात हुई है तो टुमारो का यूज कर देंगे। ये हो गया इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद इसका हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। और जैसा कि आपको फॉर्मूला बताया गया है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस का, कि उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, नॉट के बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं हम नेगेटिव के, जैसे पापा कल मुझे स्कूल नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे कौन नहीं ले जाएगा, तो आंसर मिल गया पापा, यानी कि सब्जेक्ट इसमें क्या है? पापा।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख देंगे। अब पापा इसमें कौन सा पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, तो पापा थर्ड पर्सन हो गए। अब जब थर्ड पर्सन है तो इनके साथ हमें विल का यूज़ करना है। अब देखिए इसमें नहीं भी आ गया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है। जब सेंटेंस में नहीं आ जाए तो हमें देखना होगा कि इसमें क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है कोई, तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है। और जब कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हम सीधे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। अब नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब आना चाहिए, और मेन वर्ब इसमें क्या है, ले जाना। अब ले जाना की अंग्रेजी कैरी भी होती है और टेक भी होता है। तो कैरी का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जब कोई चीज़ हम ढो के ले जाते हैं। अगर कोई चीज़ ढो के ले जा रहे हैं तो वहाँ पे कैरी का यूज करते हैं। और जब किसी पर्सन को अपने साथ में ले जा रहे हैं या फिर ले आ रहे हैं तो वहाँ पे हमें टेक का यूज करना होता है। तो यहाँ पे हम टेक का यूज कर देंगे। पापा विल नॉट टेक मी, तो यहाँ पे अब मुझे के लिए मी हो जाएगा। स्कूल नहीं ले जाएंगे तो टू स्कूल, टेक मी टू स्कूल। अब इसके बाद यहां भी आ गया है कल, तो लास्ट में हम टुमारो का यूज कर देंगे। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि पापा विल नॉट टेक मी टू स्कूल टुमारो। अब और एग्जांपल इसके देख लेते हैं। देखिए अगर इसमें नेवर आ जाता है तो विल या शैल के साथ हम नेवर का यूज करते हैं। नेवर के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का भी यूज किया जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना कंपल्सरी होता है। तो देख लीजिए जब भी सेंटेंस में कभी नहीं आ जाता है, जैसे मैं तुमसे बात कभी नहीं करूंगा, मैं तुमसे बात कभी नहीं करूंगा, तो ये हमारा सेंटेंस है कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट है आई, और आई फर्स्ट पर्सन, इसलिए शैल का यूज करेंगे। अब इसमें कभी नहीं आ गया तो हम शैल के बाद जहाँ पे नॉट लगाते थे वहाँ पे नेवर का यूज कर देंगे। आई शैल नेवर। अब तुमसे बात करूंगा, बात करने के लिए टॉक का यूज करते हैं। तुमसे के लिए हो जाएगा टू यू। टॉक के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं जब भी ऑब्जेक्ट दिया गया हो। तो आई शैल नेवर टॉक टू यू, मैं तुमसे बात कभी नहीं करूंगा। इस तरह से आप इसके नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जब इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम इसका डायरेक्ट इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। जैसे क्या वह अगले हफ्ते मुंबई से लौटेगा, क्या वह अगले हफ्ते मुंबई से लौटेगा। तो जब ये क्या से स्टार्ट है और लास्ट में देखिए गा आया हुआ है, यानी कि इसमें सबसे पहले हमें विल या शैल का यूज करना है। इसका सब्जेक्ट हम पहले देख लेंगे, भले ही विल या शैल पहले लगाना है लेकिन इसके भी पहले हमें सब्जेक्ट पे आना है। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे विल का यूज कर देंगे। अब इसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए तो वह के लिए ही हो जाएगा। लौटेगा या तो यहाँ पे कम बैक लगा सकते हैं या फिर सीधे रिटर्न का यूज कर सकते हैं। विल ही रिटर्न, क्या वह लौटेगा। अब कहाँ से, मुंबई से, तो फ्रॉम मुंबई। और अगले हफ्ते की यहाँ पे बात हो रही है तो लास्ट में नेक्स्ट वीक लगा देंगे। विल ही रिटर्न फ्रॉम मुंबई नेक्स्ट वीक, क्या वह अगले हफ्ते मुंबई से लौटेगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कि कल अध्यापक हमें कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है कौन सा, और कौन सा की अंग्रेजी क्या होती है, विच। और ये विच और हाउ मेनी, हाउ मच, ये तीन ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जिसके साथ हमेशा वो नाउन भी आता है जो इसके तुरंत बाद आया होगा हिंदी वाले वाक्य में। तो कौन सा टॉपिक, ये पूरा हमें सबसे पहले लिखना होगा तो हो जाएगा विच टॉपिक। अब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए और इसमें सब्जेक्ट अध्यापक यानी कि थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे विल का यूज कर देंगे। विच टॉपिक, विल। अब इसके बाद सब्जेक्ट आएगा द टीचर, विच टॉपिक विल द टीचर। अब सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए हमारा मेन वर्ब, तो यहाँ पे टीच हो जाएगा, पढ़ाएंगे के लिए टीच। और इसमें ऑब्जेक्ट है हमें, तो हमें के लिए यहाँ पे अस हो जाएगा। विच टॉपिक विल द टीचर टीच अस, और कल के लिए सबसे लास्ट में आ जाएगा टुमारो। तो इस तरह से हम
इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होगा और बीच में नहीं भी आ जाए, तो एग्जांपल हमारा है कि क्या तुम अगले साल इस स्कूल में प्रवेश नहीं लोगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या से स्टार्ट है जब सेंटेंस हमारा, तो पहले हेल्पिंग वो विल या शैल आना चाहिए और इसमें सब्जेक्ट यू है सेकंड पर्सन का, तो यहाँ पे सबसे पहले हम विल का यूज कर देंगे। और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो विल यू हो जाएगा। लेकिन जब एक क्वेश्चन वर्ड भी आया हो और इसमें नहीं भी आ जाए, क्वेश्चन वर्ड भी आया हो और सेंटेंस में नहीं भी आ जाए, तो नॉट का यूज कहाँ पे करते हैं, सब्जेक्ट के बाद करते हैं, तो यू के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, विल यू नॉट। अब प्रवेश लेना इसका वर्ब है, तो टेक एडमिशन यहाँ पे कर सकते हैं, विल यू नॉट टेक एडमिशन, क्या तुम प्रवेश नहीं लोगे। अब कहाँ पे, इस स्कूल में, क्योंकि अगले साल ये टाइम है और टाइम हमेशा सबसे लास्ट में आएगा, तो इस स्कूल में के लिए हो जाएगा इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। अब अगले साल को सबसे लास्ट में लिख देंगे नेक्स्ट ईयर, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि विल यू नॉट टेक एडमिशन इन दिस स्कूल नेक्स्ट ईयर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे तो मुसीबत में उसका साथ क्यों नहीं दोगे। तो साथ देना की अंग्रेजी क्या होती है, साथ देना के लिए हम स्टैंड बाय का यूज करते हैं, स्टैंड बाय। और स्टैंड बाय का मतलब साथ देना कैसे हो जाता है, स्टैंड का मतलब तो खड़े रहना होता है, तो देखिए स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना और बाय मीन्स होता है पास में, पास में खड़े रहना, अर्थात जब भी कोई मुसीबत में हो तो उसके पास खड़े रहें, अर्थात उसका साथ दें। तो इससे इसका सेंस लिया जाता है, स्टैंड बाय का मतलब हो जाता है साथ देना। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें जो सेंटेंस हमारा है, ये क्वेश्चन वर्ड क्यों इसमें बीच में आया हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले वाई का यूज कर देंगे और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए और इसमें सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यू है, तो विल का यूज करेंगे, वाई विल। और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा और इसमें नहीं भी आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, तो वाई विल यू नॉट। अब इसके बाद हमारा मेन वर्ब होना चाहिए नॉट के तुरंत बाद, मेन वर्ब क्या है, साथ देना, यानी कि स्टैंड बाय, स्टैंड बाय। और मुसीबत में और उसका के लिए यहाँ पे हो जाएगा हर या फिर हिम लगा सकते हैं। वाई विल यू नॉट स्टैंड बाय हर, तुम उसका साथ क्यों नहीं दोगे। मुसीबत में के लिए हो जाएगा इन ट्रबल, इन ट्रबल। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि वाई विल यू नॉट स्टैंड बाय हर इन ट्रबल। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, जब भी सेंटेंस हमारा हु से स्टार्ट होता है तो इसमें भी हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, हु आने पर भी। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अब हमारी मदद कौन करेगा, छोटा सा सेंटेंस है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन की अंग्रेजी हो जाएगी हु, और हु को क्योंकि हमने बताया है कि हु को एक सब्जेक्ट की तरह मान लेते हैं, तो इसके तुरंत बाद आएगा अब हेल्पिंग वर्ब और हु के साथ हम विल का यूज करेंगे। तो हु विल, अब मदद करना की अंग्रेजी हेल्प और हमारी है तो अस, और अब के लिए लास्ट में नाउ लगा सकते हैं, हु विल हेल्प अस नाउ, अब हमारी मदद कौन करेगा। अब फ्रेंड जैसा कि हमने प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों ही टेंसेज में हमने आपको एम्फैटिक सेंटेंस के बारे में बताया है। जब भी अपनी बात पे बहुत जोर दिया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है, तो हम प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं। लेकिन इसमें तो अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज ऑलरेडी होता है। तो जब फ्यूचर टेंस का कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें हम जो एक्शन है उसको एम्फेसाइज करेंगे, तो वहाँ पे हमें शैल के स्थान पे विल का यूज और विल के स्थान पे शैल का यूज, इसके यूज को हमें उल्टा कर देना है। और वैसे भी फ्रेंड जब भी किसी को धमकी दी जाती है या फिर कोई प्रॉमिस किया जाता है या फिर बहुत श्योरिटी के साथ कोई बात अगर हम कहते हैं, तो वहाँ पे आई वी के साथ विल का ही यूज किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जब भी हम कोई प्रॉमिस करते हैं किसी से या फिर किसी को हम धमकी देते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि आई विल किल यू, आई विल किल यू, तो आई विल किल यू का क्या मतलब है, आई विल किल यू यानी मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि वो कह रहा है कि आई किल यू, आई किल यू, वो आई विल को शॉर्ट में कहते हैं आई विल किल यू, लेकिन हमें लगता है कि आई किल यू बोल रहा है, और ये सेंटेंस तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। आई किल यू ये हो ही नहीं सकता है,
क्योंकि किल का मतलब क्या होता है, जान से मारना, और आई किल यू का मतलब क्या हो जाएगा कि मैं तुम्हें जान से मारता हूं, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उस एक्शन की बात होती है जो बार बार रिपीट होता है, और मैं तुम्हें जान से मारता हूं, यानी ऐसा थोड़ी कि जब मन करता है तो वाकई जान से मार देता हूं, किसी को एक ही बार तो जान से मार सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आई किल यू ये सेंटेंस होता है, आई किल यू नहीं होता है। तो इसमें धमकी दिया गया है, इसलिए आई के साथ विल का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अब आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, आप उसे ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।